की अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। वर्ष 2025 के मध्य में भारत ने आधिकारिक रूप से जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की पुष्टि नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। सुब्रमण्यम ने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की नॉमिनल GDP 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, जबकि जापान की अनुमानित GDP 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। ये मात्र 1 अरब डॉलर का अंतर है, लेकिन इस सूक्ष्म से अंतर के भीतर भारत की 2 दशकों की आर्थिक विकास गाथा और नीतिगत सुधारों की सघन परतें छिपी हैं। भारत के चौथे स्थान पर पहुंचने की ये उपलब्धि केवल एक संख्यात्मक नहीं, बल्कि ये वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में हो रहे परिवर्तन का स्पष्ट संकेत भी है। लंबे समय तक विकसित देशों के वर्चस्व वाले वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था का तेजी से ऊपर आना न केवल उसकी आंतरिक क्षमताओं की पुष्टि करता है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए उसकी वैश्विक भूमिका को भी पुनर्परिभाषित करता है। भारत की इस उछाल के पीछे अनेक कारक कार्य कर रहे हैं। पहला है इसकी मजबूत घरेलू मांग। एक युवा जनसंख्या, बढ़ती आय और तेजी से फैलता मध्य वर्ग भारत की खपत आधारित अर्थव्यवस्था को सतत विस्तार दे रहा है। दूसरा कारण है अनुकूल जनसांख्यिकी रुझान। जहां जापान और यूरोप की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जनसंख्या में गिरावट और वृद्ध होती आबादी के संकट से जूझ रही हैं, वहीं भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। इसके साथ ही नीतिगत सुधारों ने भी इस छलांग में योगदान दिया है। पिछले 1 दशक में भारत ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी GBT, डिजिटल पेमेंट, जन धन योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं PLI और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार को तेज कर दिया है। IMF के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 6.5% की वार्षिक विकास दर बनाए हुए है। इसकी तुलना में जापान की विकास दर केवल 0.3% के आसपास रहने की संभावना है। इस अंतर का सीधा प्रभाव दोनों देशों की वैश्विक स्थिति पर पड़ा है। जापान की धीमी प्रगति का कारण उसके सामने खड़ी कई जटिल चुनौतियां हैं, जबकि वहीं जापान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी जनसंख्या संरचना है। एक समय तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता उत्पादन का प्रतीक माने जाने वाला ये देश अब श्रम बल की कमी से जूझ रहा है। वृद्ध होती जनसंख्या और घटती जन्म दर के कारण जापान की श्रमिक शक्ति लगातार सिकुड़ रही है। इसका असर उनकी उत्पादकता और घरेलू मांग दोनों पर ही पड़ा है। इसके अलावा जापान की अर्थव्यवस्था अत्यधिक निर्यात निर्भर है। वैश्विक व्यापार में आए तनाव, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और अमेरिका के टैरिफ नियमों में बदलाव से जापानी निर्यात को नुकसान पहुंचाया है। नीति अस्थिरता और निवेशकों की अनिश्चितता ने भी वहां की ग्रोथ को धीमा किया है। इसके उलट भारत एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वैश्विक कंपनियां भारत को अगली उत्पादन, निर्माण और उपभोक्ता हब के रूप में देख रही हैं। इसीलिए भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। IMF के विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में भारत की GDP 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस परिवर्तन का सीधा असर भारत की वैश्विक कूटनीति और नेतृत्व भूमिका पर पड़ेगा। नीति आयोग के CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भारत जैसे जैसे वैश्विक मंचों पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, उसका प्रभाव G20, IMF,
WTO जैसे संस्थानों में बढ़ता जाएगा। भारत अब विकासशील देशों की आकांक्षाओं की आवाज भी अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकेगा। भारत की सफलता अंतरिक्ष, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उसकी भागीदारी को भी व्यापक बनाएगी। जापान और भारत के बीच वर्तमान में जो रणनीतिक साझेदारी है, जैसे चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास व और भी मजबूत होने की संभावना है। लेकिन क्या ये उपलब्धि आम भारतीय नागरिक को भी प्रभावित करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का उत्तर है हाँ, और वह कई तरीकों से। सबसे पहले रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और जैसे जैसे भारत में निवेश आएगा, उत्पादन बढ़ेगा और सेवाओं का विस्तार होगा, वैसे वैसे युवा पीढ़ी को नौकरी के नए विकल्प मिलेंगे, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और सेवा क्षेत्रों में। दूसरा यह कि जीवन स्तर में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था की वृद्धि से सरकार की आय बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश हो सकेगा और इसका लाभ अंततः आम जनता को मिलेगा। तीसरा ये कि उपभोक्ता शक्ति का विस्तार होगा और जैसे जैसे आय बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे और इसका सीधा असर व्यापार, रिटेल, पर्यटन और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। हालांकि चुनौतियां भी होंगी और इसमें सबसे बड़ी चिंता है आय असमानता। आर्थिक विकास के लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए नीति निर्माताओं को सतर्क रहना होगा। इसके अलावा महंगाई, शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं और पर्यावरणीय दबाव जैसे मुद्दे भी सरकार के एजेंडे में रहने चाहिए। जीडीपी को लेकर आमजन में भ्रम की स्थिति रहती है, इसीलिए इसे समझना भी बेहद जरूरी है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वह मापदंड है जिससे ये पता चलता है कि किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में कितना उत्पादन और सेवा हुई है। इसका अर्थ है कि एक निश्चित अवधि अक्सर एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर जितना भी उत्पादन हुआ है, चाहे वह स्थानीय कंपनियों ने किया हो या विदेशी कंपनियों ने, उसकी कुल आर्थिक कीमत को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी को दो रूपों में मापा जाता है, पहला है नॉमिनल और दूसरा है रियल। बात इसमें अगर नॉमिनल जीडीपी की जाए तो इसमें उत्पादन की गणना वर्तमान बाजार दरों पर की जाती है, जिसमें महंगाई शामिल होती है। वहीं रियल जीडीपी के तहत इसमें मूल्यांकन स्थिर यानी कि बेस ईयर कीमतों पर होता है, जिससे महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में निजी खपत और सरकारी खर्च दोनों ही बड़े पैमाने पर जीडीपी में योगदान करते हैं। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर आईटी सेवाओं और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में। आखिर में ये कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां वह केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है। ये उपलब्धि सरकार, नीति आयोग, उद्योग और आम जनता सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम। साल 2028 में यदि भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लेता है तो ये न केवल एक आर्थिक घटना होगी बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर भी होगा, जो दुनिया को ये संदेश देगा कि 21वीं सदी सचमुच में भारत की है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।